हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ गए हैं चैप्टर 5 क्लास 10 साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक और लेक्चर लेके। अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है, हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में क्या देखा। पहला हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसके अंदर हमने समझा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उस लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल बनाया था, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और आप लोगों को समझ आ गया था अच्छा मॉडर्न टेबल ऐसी होती है। उसको आज हम दोबारा से यहाँ पर बनाने वाले हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने इसके बाद जो सेकंड लेक्चर देखा था फर्स्ट के बाद, उसमें हम लोगों ने मेंडलीफ, उसमें हमने पढ़ा था डॉबेराइनर को पढ़ा था, उसका हमने न्यूलैंड का लॉ पढ़ा था, उनकी लिमिटेशन पढ़ी थी और उसके बाद हम लोगों ने मेंडलीफ का लॉ पढ़ा था। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, मेंडलीफ लॉ में थोड़ी सी छोटी सी बात रह गई थी वो पढ़ेंगे और मैं आपको मेंडलीफ और मॉडर्न टेबल के डिफरेंस बताऊंगा। पहले बताऊंगा और एट द एंड लेक्चर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से उतार लेना, लेकिन इसको अंडरस्टैंड जरूर करना क्योंकि इसको रटना नहीं है, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो 3 बातें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मेंडलीफ की टेबल से रिलेटेड थी, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर नहीं कर पाए थे। बात नंबर 1, बच्चों मेंडलीफ की टेबल में आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो मेंडलीफ की टेबल क्या थी। मेंडलीफ ने एलिमेंट को जब पुट किया तो एलिमेंट को, अभी आपको जो टेबल दिख रही होगी, ये टेबल जो आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअली मेंडलीफ की टेबल है। तो जो मेंडलीफ की टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स को तो आपको समझ आएगा कि इस टेबल में 8, ऊपर से देखो 8 कितने हैं, 8 ग्रुप हैं और अगर ऐसे देखोगे तो 6 पीरियड हैं। तो मेंडलीफ की टेबल में 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे, ठीक है। अब होता क्या है, 8 ग्रुप के हमने 2 पार्ट किए, मतलब फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो उतने डिटेल में हम लोगों को मेंडलीफ की टेबल को स्टडी नहीं करना, बस उसके हम लोग को लिमिटेशन अचीवमेंट ही पढ़ने होते हैं। बट ये 3 पॉइंट में मैंने क्यों बता रहा हूँ। मेंडलीफ की टेबल में एक बात हमने पढ़ी थी कि मेंडलीफ ने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट जगह छोड़ी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ भूल गए पुराना लेक्चर, तो वो लेक्चर पर देख लो, फिर वाला देख लेना नहीं समझ आए तो मेंडलीफ ने क्या किया, जो एलिमेंट खोज जाने पहले से, मतलब मेरे को लगता है ये ज्योतिष टाइप के थे पहले से, हाँ उनकी जगह छोड़ दी। लेकिन जगह छोड़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह छोड़ने का तरीका जो है वो हमें पढ़ना है। इन्होंने क्या किया, एक संस्कृत का शब्द होता है एका, मैं बताता हूँ एका का मतलब एक, यार सिंपल। तो इनने क्या बोला भाई, मान लीजिए तो इन्हें पता लगा कि भाई ये हमारा एक एलिमेंट है और इसके नीचे फ्यूचर में दूसरा एलिमेंट आएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरा बोरोन है और बोरोन के नीचे दूसरा यहाँ पर कोई एलिमेंट आने के चांसेस हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इस वाली जगह खाली छोड़ के उसका नाम पता क्या रखा, इसका नाम रखा एका बोरोन। अब ये जो एलिमेंट है इसका नाम एका बोरोन है। जब बाद में डिस्कवरी हुई और जब एलिमेंट मैच किया तो समझ आया कि यहां पर जो एलिमेंट है, देखो यहां दिख रहा है आपको एका बोरोन के नीचे, यहां पर आ गया स्कैंडियम। तो स्कैंडियम को पहले हम पढ़ते रहे बोरोन जैसा है, बाद में समझ आया स्कैंडियम की अपनी खुद जो प्रॉपर्टी होती है बोरोन से मैच करती है, बट इसका नाम स्कैंडियम रख दिया हमने बाद में। दोबारा फिर समझो, मेंडलीफ ने क्या किया, एक एलिमेंट के नीचे स्पेस छोड़ दिया। जो स्पेस छोड़ा, उस स्पेस को क्यों छोड़ा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मैच कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई यहां पर जो एलिमेंट रखा जाएगा वो बोरोन जैसा होगा, इसलिए उसका नाम एका बोरोन रख दिया। ऐसे आपके सिलेबस में 3 एलिमेंट स्पेशली दिए गए हैं। पहला है एका बोरोन, जो बाद में डिस्कवर हुआ जिस एलिमेंट को, उसका नाम पड़ा स्कैंडियम। एक है एका एल्युमिनियम, जो बाद में जब एलिमेंट आया तो उसका नाम पड़ा गैलियम, इट्स अ Ga। एक है एका सिलिकॉन, बाद में आया जर्मेनियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के एग्जांपल दो जिसके लिए मेंडलीफ ने स्पेस छोड़ा, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लॉजिक ही था कि भाई मेंडलीफ की टेबल की लिमिटेशन क्या थी। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि मेंडलीफ की टेबल में जो उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। अब उन्होंने खुद कही, जैसे हम लोग नहीं होता कई बार खुद ही कह देते हैं, खुद ही हमारी बात फेल हो जाती है, वही वाली कहानी मेंडलीफ के। साइंटिस्ट थे बट थे तो इंसान ना, गलती तो करेंगे, ठीक। तो इनकी टेबल में अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी जब भी लेक्चर देखा करो एनसीईआरटी लेके बैठा करो, कुछ चीजें मैं कई बार उसमें से बताता हूं। तो मेंडलीफ की टेबल में आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर 8वां जो ग्रुप है, 8th ग्रुप, ठीक है, उस 8th ग्रुप में आपके 3 एलिमेंट है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो 8th ग्रुप में जो आयरन कोबाल्ट निकल है, मैंने लिखे भी यहां पर आयरन FeCONI। कई बच्चे इस CO को
कार्बन, देखो इन दोनों में फर्क समझो। अगर दोनों लेटर बड़े होते हैं तो दो अलग एलिमेंट है, अगर एक बड़ा एक छोटा होता है तो ये एक ही एलिमेंट कहलाता है। मतलब अगर n और a लिखूं, वैसे a से कुछ होता नहीं बता रहा हूं, लेकिन n a लिखूं तो n अलग है a अलग है, लेकिन अगर n और छोटा a लिख दूं तो ये एक ही एलिमेंट है। तो ध्यान रखना, कैपिटल लेटर अगर होता है तो एक अलग एलिमेंट होता है, और कैपिटल का स्मॉल होता है तो वो अलग एलिमेंट, वो एक ही माना जाता है। तो यहाँ CO वो छोटा वाला है इसलिए इसका नाम कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ध्यान रखना। अगला है Ni, ये है निकिल, निखिल नहीं निकिल, NiKil। तो आयरन कोबाल्ट निकिल को इन्होंने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद देखो आयरन का मास कितना है 55.85, नहीं दिख रहा तो बता दे रहा हूं 55.85 ये इसका मास है। कोबाल्ट का कितना है 58, 55 से ज्यादा 58 हो गया। मैनलीफ ने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए मास का। यहां पर क्या आया, निकिल आया 58.71, 58.93 से 58.71 हो गया। तो 93 से 71 क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा, कम हो गया। मैनलीफ क्या बोलते थे, इंक्रीज होना चाहिए, और यहां पर इनका धप्पा हो गया। धप्पा मतलब इनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। और ऐसा ये आयरन कोबाल्ट, तो अगर आपसे लिमिटेशन लिखने को बोले, आप बोलेंगे रॉन्ग पोजीशन ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल, क्योंकि भैया निकल पहले आना चाहिए, वो हल्का है। बट अब लॉ, अब तो टेबल बन गई थी तो कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा रख दो, कोई इशू नहीं। तो एक तो इन्होंने स्पेस छोड़ा, एक का वर्ड लगा के, वो पता होना चाहिए। इनकी टेबल में कई जगह पर मास इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहे थे, प्रॉपर मेंटेन नहीं थे। एक एग्जाम्पल हो गया आयरन कोबाल्ट निकल का, ऐसे और एग्जाम्पल भी हैं, बट अब ये एटलीस्ट एक याद कर लो आप लोग। अच्छा, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैंने आपको पहली लिमिटेशन बताई थी कि मैनलीफ ने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी भाई, मजा आ रहा था उनको नहीं। बच्चों हाइड्रोजन के बारे में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन क्यों नहीं मिली। मैं तुम्हें समझाता हूं, हाइड्रोजन नॉट फिक्स पोजीशन, वाई, क्यों भाई, क्या अभी भी मिली है क्या? एक्चुअली सही बताऊं तो अभी भी नहीं मिली है, बट ठीक है, बट हमने रख दिया उसको, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा तो रख दिया। बट फिक्स पोजीशन एक्चुअली आज भी उसकी नहीं। अगर आप, मैं टेबल दिखाऊंगा आपको नई वाली, उस टेबल में हाइड्रोजन अलग ही रखा है। एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, पेज नंबर 86, अगर इंग्लिश मीडियम की बुक है आपके पास तो उसमें आप देखोगे हाइड्रोजन अलग ही रखा है, उसका कलर येलो है, रखा वो ग्रीन वालों के साथ है। देखो होता क्या है, हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैच करती हैं एल्कली मेटल से, केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है मेटल से, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करती है हैलोजन से। मैं बताता हूं, हैलोजन गैसेज होती हैं बेसिकली, ग्रुप 17 वाली। आप नई टेबल देखेंगे ना, मैनलीफ जो नई मॉडर्न टेबल है, उसमें ग्रुप 1 जो होता है वो मेटल होते हैं। उनको एल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रिएक्शन करके एल्कली बनाते हैं। एल्कली मतलब बेस, पता है ना, चैप्टर 2 का लेक्चर देख के आना। दूसरा, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब हाइड्रोजन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। अच्छा, जैसे NaCl बनता है, पहले वाले में आता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम वगैरह वगैरह। तो NaCl बनता है, KCl बनता है तो HCl बनता है, Na2O बनता है, K2O बनता है तो H2O बनता है। केमिकली फॉर्मूले सेम बन रहे सारे मेटल की तरह। बट हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, हाइड्रोजन मेटल नहीं होती, गैस होती है, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन गैस होती है, ब्रोमीन गैस नहीं होती, ब्रोमीन लिक्विड होता है, लेकिन एग्जांपल और प्रॉपर्टी मैच करती है फिजिकली, हाइड्रोजन गैस होती है। तो होता क्या है, आपको मैं ब्रोमीन वाला अगर ध्यान सुनना, ब्रोमीन चैप्टर 3 में पढ़ा था, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, इज अ ओनली लिक्विड नॉन मेटल, वो ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन को यहां से हटा भी दो, पता लगा तुम जाके लिख दो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन जैसे गैस होती है और डायटोमिक है। डायटोमिक क्यों होती है, देखो जिसको नहीं पता सुनो, क्योंकि चैप्टर 4 हमारे सिलेबस में नहीं है ना इस साल, 2021 में 4 नहीं है, 2022 में 4 होगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन के एंड में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों फ्लोरीन क्या करती हैं, आपस में कंबाइन होकर अपने 8-8 कर लेती हैं। सारी गैसेस का यही काम है। हाइड्रोजन का एंड में 1 होता है, 2 मिलकर अपने पहले सेल में 2 कर लेते हैं पूरे, एक होता है ना दोनों के पास। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस होता है, फ्लोरीन क्या है, गैस होता है, क्लोरीन क्या है, गैस होता है। तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करती है, डायटोमिक है, गैसेज है। तो हाइड्रोजन का, अब तुम्हें कंफ्यूज हो जाते हैं मैनलीफ की जगह होते, बोले यार बताओ हम इसको किसके बिहाफ पे रखें, क्योंकि हमने टेबल बनाई दोनों, आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो मैनलीफ ने टेबल बनाई अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, कि भाई फिजिकल केमिकल सेम होगी तो एक साथ रख देंगे। हाइड्रोजन बोलता नहीं, हम केमिकल दिखाएंगे मेटल की तरह, फिजिकल दिखाएंगे नॉन मेटल की तरह, रख लो तुम कहां रखना है। तो बेचारे मैनलीफ हो गए थे कंफ्यूज, इसलिए मैनलीफ ने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दी थी। तो यहीं पर मैनलीफ की होती है पूरी तरह समाप्ति। मैनलीफ पे जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया और जो पढ़ाया, इस तरह मैनलीफ के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। अब हम आ जाते हैं बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे।
अब ध्यान सुनना, यहीं से बनते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन और इस बार तो बात बनने से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों लॉ। लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नहीं नंबर। अगर आप मॉडर्न वो मेंडलीव टेबल कर रहे होते तो यहां मासेस करते, पर मैंने मासेस को काटा है, नंबर लिखा है। मतलब मॉडर्न टेबल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक सिंगल चेंज हुआ और ये बहुत बड़ा चेंज हो गया। वैसे वो क्या किया भाई, मैं अब तक चाहे न्यूलैंड थे, डॉबेराइनर थे या मेंडलीव थे, उन्होंने एलिमेंट को रखा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, मासेस बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन मॉडर्न टेबल ने बोला कि मास को हटाओ, नंबर से लगा दो। अब एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अगर आप रख दो तो इनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की मैच करना शुरू हो गई। और शुरू नहीं हो गई, आज तक उसी में मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट चल रहा है, हमने कुछ चेंज ही नहीं किया उसका। नंबर के अकॉर्डिंग रखो, समझ आया? नंबर के अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं, ये होता है रिसर्च। मतलब हम कितने साल से, तो डॉबिनार कितने साल पहले से चलते हुए आए थे और करते 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 यहां तक आए, समझ आया? अच्छा, एटॉमिक नंबर से रखोगे तो भैया आपकी टेबल बनेगी बिल्कुल सही और प्रॉपर्टी बढ़िया मैच करेगी। और आज की जो टेबल है आपकी वो यही वाली है। तो पहले बता दूं एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है? समझ आ गया? लॉ याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लॉ है। यहां पर आपका एक एक्स एलिमेंट है, एक आपकी जो बुक की टेबल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, अभी 10th क्लास में काम आएगी, 11th क्लास में हल्का बहुत चेंजेस आते हैं, वो 11th में पढ़ लेना, ठीक है? तो एक्स एलिमेंट है, उसके ऊपर जो गिनती लिखी होगी वो होगा नंबर, और जो उस एलिमेंट के नीचे गिनती लिखी होगी वो होगा एटॉमिक मास। तो नंबर जो होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है उसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कुछ ही बोल सकते हो, लेकिन फिलहाल में इलेक्ट्रॉन याद रखो। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास यहां लिखा है सोडियम और ऊपर लिखा है 11, नीचे लिखा है 23, ठीक है? ऊपर लिखा है 11, नीचे लिखा है 23, तो बच्चों 11 क्या होगा? एटॉमिक नंबर। 23 क्या होगा? एटॉमिक मास। अच्छा, 11 जो होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या वो 11 पे डिसाइड करेगी। अच्छा, और ये 23 क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, ठीक है? चैप्टर 1 में बेसिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, वो देख लेना, तो आपको बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सब समझ आएगा। अच्छा, तो अभी हमें समझ आया कि भाई एक एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बच्चों नंबर हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो बराबर रहता है हमेशा एक न्यूट्रल एटम के अंदर, जिस पर कोई चार्ज प्लस माइनस नहीं होता तब। इसलिए बेसिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर देख लेना, 20-25 मिनट का, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। अगर मैं एटम का सिंबल बनाऊं, सबको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा, ये बीच वाला होता है न्यूक्लियस, इसमें दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन दोनों को जब सम कर देते हैं तो बनता है एटॉमिक मास। और जो बाहर शेल होती है बच्चों, शेल में क्या पाए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो राउंड राउंड करते रहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। अभी इतना तो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बच्चों एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 9th में पढ़ा था, मैं फिर बता रहा हूं। उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2n², वेयर n इज अ नंबर ऑफ शेल। एग्जांपल देखो, KLMN शेल के नंबर होते हैं। K होती है पहली शेल, L होती है दूसरी शेल, M होती है तीसरी शेल, N होती है चौथी शेल। 4 शेल हो गई। अच्छा, तो 2n² क्या करता है? 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 नंबर है ना इसका। 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 × 3 M में कितने आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और 4 में कितने आ गए? 32, 4 का स्क्वायर। तो आपको जो बचपन में पढ़ाया गया था, बचपन मतलब 9th क्लास में, 6 में तो नहीं पढ़ा किसी ने भी, तो आपने पढ़ा होगा K शेल, L शेल, M और N। और इन शेल के अंदर इसमें होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, E- मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मैं पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा, ठीक है? 2, 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो अब था ये है ना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। मतलब अब उस शेल की औकात हो गई, मतलब उसकी कैपेसिटी हो गई खत्म। उसमें 32 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 8 से। जैसे इसमें 8 पूरे होंगे अगली में चले जाएंगे, इसमें 18 पूरे होंगे अगली में चले जाएंगे। बात क्लियर होती है? लेकिन बच्चों सीधी सी बात है, दुनिया में हर व्यक्ति क्यों काम करता है? आप पढ़ क्यों रहे हो? आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको पढ़ाई करो, अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन हो, अच्छी सी नौकरी लगे और आप पैसा कमाओ। मैं बोलूं तो मत पढ़ो, तुम्हें पैसा कमाने को मिल जाएगा, तुम्हें 1 करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी। तुम पढ़ाई की किताब एक तरफ रख दो, कहते तुम पढ़ो, हम क्यों पढ़े फिर जब सैलरी मिल रही है तो। सारे एलिमेंट यही चाहते भैया, काम ना करना पड़े। इतनी मेहनत कौन करेगा? पहले 10th करो, फिर 11th करो, फिर 12th करो, फिर कॉलेज करो और फिर जाके नौकरी लगेगी। नहीं, हमें डायरेक्ट जुगाड़ बता दो। चलो, जुगाड़ दुनिया में हार्ड वर्क का शॉर्टकट नहीं होता, ध्यान रखना। तो
होता क्या है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसको भी काम ना करना पड़े, और एलिमेंट काम ना करे इसके लिए केमिस्ट्री में जुगाड़ बनाया गया। हमारी दुनिया में क्या बना, इंसान की दुनिया में क्या है, पैसा बहुत, तो काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा होना चाहिए, पैसा है, लोग पूछते हैं कैसा है। लेकिन एलिमेंट को काम करने के लिए जुगाड़ ये बनाया गया कि जब आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मैं इसको समझा देता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आपके पास, ध्यान से सुनना, आपके पास एक एलिमेंट है सोडियम, ठीक है, यह है सोडियम। सोडियम एलिमेंट जो है, इसके पास है भैया 11 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11, तो मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आप शेल के अंदर भरना शुरू करेंगे, जिसको ये आता हो वो स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक। अच्छा, 11 इलेक्ट्रॉन क्या कहां भरेंगे, आप शेल के अंदर भरेंगे, तो शेल में यहां प्रोटॉन है, यहां न्यूट्रॉन है। अब ये आपकी के शेल है, 11 में से कितने, के में कितने आ सकते हैं भैया, के में 2 ही आ सकते हैं, तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां भर दिए। लो रेड से कर दूं, लाल वाले से लो, हाँ अच्छा लगेगा तो यहां आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 11 में से 2 यहां पर आ गए। अगली वाली में कितने आ सकते हैं, 8, भाई 8 ही पॉसिबल है ना, अगले वाले में 8 आ गए। इसके बाद तीसरी वाली में कितने आ गए, ओह तीसरे वाले बना देते हैं, तो तीसरी वाली हम बनाएंगे ऐसे करके यूं, तो तीसरी वाली में कितने आ गए, देखो जरा, 2, भाई 2 और 8 यहां आ गए, 1 यहां पर आ गया। कैसे भर दिया मैंने, दोबारा समझो, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 हो गए कि नहीं हो गए, भाई 11 में से 2 यहां भरे, ये फुल हो गई, अगले में जंप कर गए। इसके पूरे 8 भर दिए, फुल हो गई, अगली में जंप कर गए। इसके 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, भाई 11 पूरे हो गए। तो इलेक्ट्रॉन को शेल में भरने का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कई बच्चे 9th पे सीख के आए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बता दिया मैंने। अब एक बात सोचो, आपने सोडियम लिया, तो देखो लिखा 2 8 1, तो छोटे बच्चे होते आप 9th में तो बताना पड़ता के में क्या है, एल में क्या है, एम में क्या है, बेटा बड़े हो गए हो, तो आप सीधे देखो 2 8 1, तो ये टीचर को भी अंडरस्टूड होता है, तुम्हें पता होता है कि भाई 2 जो है वो के में आए हैं, 8 जो है वो एल में आए हैं, और 1 जो है वो एम में आया है। इसी तरीके से मान लो सोडियम 19 है, ये ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, हर एलिमेंट क्या चाहता है, हर एलिमेंट ये चाहता है भैया कि उसकी जो भी सबसे बाहर वाली शेल हो, दोबारा समझो, जो भी सबसे बाहर वाली शेल हो, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, जैसे कि ये के, एल और एल एम, उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, ध्यान से सुनना, या तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, पूरे मतलब, पूरे का मतलब ये नहीं कि कितने पूरे, मतलब 2 आते हैं तो 2, 8 आते हैं तो 8, 18 आते हैं तो 18, और 32 आते हैं तो 32। और अगर पूरे नहीं हो सकते, भगवान ने भी नहीं दिया किसी ने इलेक्ट्रॉन, नहीं बोला हम तो दे रहे तुम इलेक्ट्रॉन, तो पूरे नहीं हो सकते, तो भैया कम से कम 8 हो जाएं, पहली वाली शेल को छोड़ के, उसमें 2 ही तो आते हैं, तो उसमें तो उसको छोड़ के बाकी सब में 8 हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हाँ, या तो पूरे करो या 8 करो, कंडीशन ध्यान रखना, यही केमिस्ट्री कंडीशन है, और इसी पे पूरे कहानी चल रही है हमारी। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मान लेते हैं आ गया 17, क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन ने करा भैया, पहली में 2, अगली में 8, अगली में 7, पहली में 2 आते हैं, फुल हो गया, अगली में जंप कर गए, अगली में 8 आते हैं, फुल हो गया, अगली में जंप कर गए, तो आउटर मोस्ट में कितने आए, 7। क्लोरीन का मजा नहीं आ रहा, 7 इलेक्ट्रॉन है, हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन ला के दो, हम मारेंगे कूटेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लाएंगे कहीं से, तो भैया क्लोरीन क्या करेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन उठा के ले आएगा। कहां से लाएगा तुम्हें चिंता नहीं करनी, इलेक्ट्रॉन की मर्जी है वो, ठीक है। तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा भैया और अपने 8 कर लेगा। ये तो केमिकल रिएक्शन होती किस लिए, इसलिए तो होती है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए केमिकल रिएक्शन अपनी। अच्छा, अब ये देखो आर्गन क्या है, आर्गन देखो, आर्गन है टाटा बिरला समझते हो, टाटा बिरला समझते हो ना, मतलब अमीर इंसान अब तो अंबानी भैया, आजकल तो अंबानी चल रहा है। 2 8 8, आउटर मोस्ट शेल में कितने, 8, कह रहा हमारे तो पूरे 8 हैं, हम आराम से बैठेंगे, डीजे लगाएंगे, नाचेंगे, हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एंड में पूरे 8 हैं। काम नहीं करेंगे मतलब रिएक्शन नहीं करेंगे, चिल्ला के बोला मैंने इसका मतलब आर्गन जो है, आर्गन नहीं ऑर्गन, ऑर्गन जो है किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये बात दिमाग में भेजे बैठी। ऑर्गन इरिएक्टिव एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट है, नोबल गैस है, रिएक्शन ही नहीं करेगी। रिएक्शन कब करते हैं, जब अपने 8 करने हो, या तो लेने हो या देने हो इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई काम करना नहीं। इसलिए कुछ गैसेज ऐसी होती है कभी रिएक्शन नहीं करती, नोबल ये आर्गन टाइप की गैसेज। अच्छा, अगले एग्जाम्पल पे आए, अगला एग्जाम्पल देखो। अब हमारे पास था पोटेशियम, ध्यान से सुनना और इस एग्जाम्पल को समझना, जिसको आता है वो स्किप कर देना, ठीक है। 19 देखो भैया, के शेल, अब कंफ्यूज मत होना, ये के शेल के लिए, ये के एलिमेंट के सिंबल के लिए। कई लोगों का, 2 लोगों का नाम भी तो रामू हो सकता है ना, हाँ रामू हो सकता है 2 लोगों का नाम, KLMN। अब देखो 19 में से 2 यहां आ गए भैया, 17 बचे, 2 यहां चले गए। अच्छा, अगला आता भैया कितना, 8 फुल हो गया, कह रहा मेरा पेट भर गया, आगे भेजो। अब इसमें आने चाहिए 9,
ध्यान से सुनना भैया, 2 और 8 10 हो गए, 10 हो गए ना, कितने आने चाहिए 9, तभी तो 19 हो जाएंगे पूरे, क्योंकि इसकी औकात कितने की 18 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और आए कितने हैं इसमें 9 आ सकते हैं, 9 कोई दिक्कत नहीं, 18 भाई 18 की जगह है 9 तो आ सकते हैं ना। लेकिन पोटेशियम चालाक था, पोटेशियम बोला यार नहीं, मुझे बाहर वाली शेल में या तो करो 8 या करो पूरे। कह रहे पूरे तो है नहीं, तुम्हें भगवान ने तुम्हें 19 इलेक्ट्रॉन दिए, पूरे कहां से करें। कह रहे ठीक है तो फिर 8 करो, बाकी आगे भेज दो। ठीक है भाई, तो हमने कहा ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई गलत, तो सही कौन सी वाली है, ऐसे करेंगे हम लोग के एल और एम। भैया हम पहली में 2 रखेंगे, अगली में 8 रखेंगे, इसमें 9 आते हैं, कहते 9 नहीं 8 या पूरे, तो ठीक है भैया 8 रखो और एन में कितना रख लो 1। कहता अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये इलेक्ट्रॉन किसी गरीब को दान दे दूंगा। अब गरीब बहुत, क्लोरीन था ना हमारे पास अभी, गरीब दान दे दूंगा, और जैसे मैं दान दूंगा तो मेरी सबसे बाहर वाली शेल कौन सी बचेगी, एम बचेगी, और एम में कितने हो जाएंगे 8, यही तो चाहिए था। पर या तो फुल कर लो या 8 कर लो, बस यहीं से पोटेशियम को आ गया मजा, जिंदगी यहीं से बढ़िया हो गई हमारी। और हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। पर ध्यान रखना 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना कोई एलिमेंट दे सकता है ना ले सकता है, इसलिए सारा पंगा किसका फंसा, कार्बन का। कार्बन के होते हैं 6, पहली में 2 अगली में 4। कार्बन बड़ा परेशान रहता है बेचारा, कह रहा यार देखो तुम 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तब भी 1 रह जाएगा, और 3 में किसी से ले लूंगा तब भी 7 होंगे, मैं क्या करूं। हमने कहा हमें नहीं पता, कार्बन का छोड़ो मैं अपना चैप्टर बना डालूंगा, तो चैप्टर 4 बन गया कार्बनेट्स कंपाउंड। कारण मैं अपने आप 8 कर लूंगा और कार्बन अलग ही तरीके से 8 कर रहा है, ठीक है, वो मैंने 3rd चैप्टर में बताया था हल्का बहुत, तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो कार्बन को इसलिए आपके सिलेबस में इस साल 2021 में नहीं है, 22 में सिलेबस में है, तो अभी नहीं पढ़ना तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़े। चलो, तो अभी आपको ये समझ आ गया कि मॉडर्न टेबल के अंदर मॉडर्न टेबल का लॉ क्या है और हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब हम लोगों को बच्चों क्या समझना है, इसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना है कि मॉडर्न टेबल के अंदर हमें ट्रेंड्स पढ़ने, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वही पढ़ना खाली, ठीक है, क्योंकि ना पूरी हमें पढ़नी नहीं है, तो जो मैं आपको टेबल बना के बता रहा हूं इसी सबको समझाऊंगा। टेबल कैसे बनाएंगे हम, पहले मैंने आपको बड़ी टेबल बना के बता रखी है ना, तो अभी अंडरस्टैंड कर लो। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके, हाँ लिख अपने आप लेना बाद में, मैं बस बनाना सिखा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बोलता बनाने सिखाऊंगा, प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं अपना। तो भैया यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया कोई बात नहीं, 7 बनाएंगे। यहां पर 1 2 3 और 4, तो 7 लाइनें ऐसे ऐसे खींचेंगे, ठीक है, और 4 लाइन ऐसे खींचेंगे। इसके बाद देखो जरा, यहां पर लिखेंगे 1 2 1 2 और 2 लिखा, इसके बाद लिखेंगे 13, 1 के बाद 2 2 के बाद 13 लिखेंगे, यहां 14, यहां 15 16 17 18, और ये सारे क्या है, ये सारे ग्रुप है। टेबल आप फर्स्ट लेक्चर से बनाना, अच्छा समझ लो बनाई कैसे थी मैंने। अच्छा, इसके बाद ये वाले जो होंगे 1 2 3 4, ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे आपके पीरियड, ये वाले 1 2 ये ऐसे ऐसे होंगे, रो वाइज होंगे, पीरियड होंगे। अब यहां पर पहले के पहले में क्या है, हाइड्रोजन, पहले के इसमें कुछ भी नहीं है, यहां डायरेक्ट है हीलियम, फिर है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम का मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगा आपका फॉस्फोरस, सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, आर्गन, और इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, कैल्शियम। पढ़ना आपको इतना ही है, इच्छाएं हैं तो आगे याद कर लो, मैंने जुगाड़ बताया था वो हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन वाला, छोड़ दो, मैंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। हाँ, पता लगा ये भी रह जाए उस चक्कर में, पहले ये अंडरस्टैंड कर लो, रिवीजन करेंगे तो और बेटर कर बता दूंगा। देखो, तो आपको ये टेबल बनानी है और इसी टेबल को मैं स्टडी करना है, इस टेबल से मैं सारे ट्रेंड्स आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट इस टेबल को बड़ा सा बनाते हैं और शुरू करते हैं एक बार। तो अभी हमने टेबल बना ली है वाली, और इस टेबल के अंदर हमें ट्रेंड्स पढ़ने हैं। तो पहले मैं आपको अभी इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ट्रेंड्स क्या होते हैं, इस टेबल से कैसे उन्हें पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पूरा स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, जब हम टेबल बनाते हैं तो ये टेबल वही है, अब सोचोगे वो पहले वाली बनाई कुछ और ही थी, ये कुछ और है, समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। पहले मैं ट्रेंड्स तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वही चल रहा है। मैंने क्या किया, इन एटम का, एटम एक्चुअली कैसे होते हैं वही बनाती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन में क्या है, देखा डार्क सा गोला, ये अंदर न्यूक्लियस है और बाहर जो सर्कल है वो इसका पहली शेल है। तो न्यूक्लियस और सेल, न्यूक्लियस और एक शेल,
ऐसी इसमें जितनी शैल है वो मैंने बना दी। बच्चों ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है जो आपको इसमें पढ़ना है, ट्रेंड्स का मतलब होता है कि जब आप अप टू डाउन आओगे। अच्छा ये चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखी है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे यहीं से। मेरे कायदे में जो ग्रुप है ना 1 2 13 14 ग्रुप नीचे लिखने थे, बट मैंने वो एक्स्ट्रा लिखी है चीजें ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। तो हमें क्या पढ़ना होता है, ट्रेंड्स का मतलब ये होता है बच्चों कि जब इस टेबल में हम अप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उस केस में इसके साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इनके क्या कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वैलेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑल आर कॉल्ड ट्रेंड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखा है प्रॉपर्टी चेंज, मतलब प्रॉपर्टी का चेंज होना टेबल में, उसे हम लोग ट्रेंड्स कहते हैं। तो प्रॉपर्टी अप टू डाउन, थोड़ा छोटा लिखो और ढंग से लिख लेना, जूम कर लेना, ठीक है, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। अप टू डाउन जब इसको जूम करो तो क्वालिटी बढ़ा देना वीडियो की और इसको जूम करके देखो समझ आ जाएगा। तो अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, तो अप टू डाउन अलोंग द ग्रुप होगा, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड होगा। और हमें क्या क्या पढ़ना है, एटॉमिक साइज में क्या चेंज होएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आएगा, वैलेंसी में क्या चेंज आएगा, एसिडिक नेचर, इस पे एक्चुअली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए अलग से लिखा, इस पे एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसके अलावा मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और भी ट्रेंड्स होते हैं और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट हमें फिलहाल 10th क्लास में इतनी ही पढ़नी है। इनमें क्या क्या चेंजेस आएगा, तो अभी आपका काम क्या है, आप इसी टेबल को लेके मैं नेक्स्ट लेक्चर में एज इट इज आऊंगा, आप इस टेबल को उतार लीजिए कॉपी के अंदर और इस पूरे को उतार लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।